हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर जिसका नाम है द होम कमिंग यानी कि घर वापसी, इस पाठ के बारे में बताएंगे जिसके राइटर हैं इंडियन लिटरेचर के बेस्ट राइटर जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। स्टूडेंट्स, क्या आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर was a versatile writer. He was poet, he was playwright, he was dramatist, he was writer, he was novelist and so and so. रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही अच्छे लेखक, कवि, ड्रामाटिस्ट थे। उन्हें संत की उपाधि भी दी गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको हुड की उपाधि दी थी। लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चैप्टर जिसका नाम है द होम कमिंग, इस चैप्टर में ये बताया है कि किस तरीके से आजकल के यंग जनरेशन को बार-बार अपने पेरेंट्स का टोकना पसंद नहीं आता है और यंग जनरेशन अक्सर अपने पेरेंट्स से संतुष्ट नहीं होती है। यंग जनरेशन अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां उनके अनुसार काम करें क्योंकि उन्हें लाइफ का ज्यादा अनुभव होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चैप्टर में मेन रूप से दो भाई हैं। फर्स्ट वन इज फटिक एंड सेकंड वन इज माखन। तो इन दिस चैप्टर देयर आर ओनली टू मेन कैरेक्टर। फर्स्ट वन इज फटिक एंड सेकंड वन इज माखन। दोनों ही सगे भाई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो जो फटिक बड़ा भाई है, he was careless। फटिक कैसा है? केयरलेस है, लापरवाह है, नॉटी है। हर वक्त फटिक कोई ना कोई शैतानियां करता है और लोगों के सामने परेशानियां पैदा करने की कोशिशें करता रहता है। इस सब से जो फटिक की मदर है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो हर वक्त ये सोचती रहती है कि फटिक किस तरीके से सही रास्ते पर आए और फटिक को सही रास्ता पर लाने के लिए वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती। फटिक पढ़ाई में भी ज्यादा होशियार नहीं है, उसके ज्यादा नंबर नहीं आते और अक्सर जब फटिक स्कूल जाता है तो अपना कोई ना कोई सामान भूल जाता है। दूसरी तरफ बच्चों, माखन है जो फटिक का छोटा भाई है, पढ़ाई में होशियार है, ईमानदार है, सिंसियर है, इसलिए फटिक की मां फटिक के कंपैरिजन माखन को ज्यादा पसंद करती है। और ऐसा अक्सर होता भी है कि जो बच्चा माँ बाप के कहने पे चलता है, उनका कहना मानता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, माता पिता भी कोशिश करते हैं कि उनकी हर डिमांड को पूरा करें। तो एक बार की बात है बच्चों कि फटिक अपने गांव में जहां पर वो रहता था, उसका जो एक ग्रुप था जिसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप, उस ग्रुप का फटिक लीडर था। इसलिए सभी लोग फटिक को बोलते थे रिंग लीडर, यानी फटिक अपने ग्रुप का कौन था? लीडर था, नेता था। जो भी काम फटिक कहता था, उसके दोस्त उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
एक बार फटिक अपने गांव के बाहर पानी के किनारे रखे हुए एक बहुत मोटे लट्ठे को, एक लकड़ी का बहुत मोटा लट्ठा पड़ा होता है। फटिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को उस पानी में धकेलने की कोशिश करता है। सेम टाइम माखन रीच्ड देयर। उसी समय क्या होता है, वहां पर माखन पहुंच जाता है और जब माखन फटिक को ऐसा करते हुए देखता है तो वो फटिक को रोकने के लिए क्या करता है, माखन उस लकड़ी के मोटे बीम पर, लट्ठे पर बैठ जाता है। फटिक और फटिक के दोस्त माखन को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो उस लकड़ी के लट्ठे से उतर जाए, लेकिन माखन और मजबूती से उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ जाता है। तभी फटिक अपने दोस्तों को आदेश देता है और उसके दोस्त एक बार जोर से आवाज लगा के हाइशा, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, उस लकड़ी के लट्ठे को पानी में धकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से माखन को हल्की सी चोट लग जाती है और जब माखन को चोट लगती है तो सोचो बच्चों क्या हुआ होगा। माखन रोता हुआ घर पर आता है और फटिक के बारे में सारी बात अपनी मां को बता देता है और माखन कहता है आज फटिक ने उसे दोबारा से मारा। माखन की बात सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आती है और वो गुस्से में फटिक का इंतजार करने लगती है कि कब फटिक आए और कब वो फटिक से पूछे। कुछ समय तक फटिक वहीं बैठा रहता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो घर पर जाए, लेकिन घर को जाना ही था ना। जब फटिक धीरे धीरे अपनी घर की ओर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं, जिन व्यक्ति का नाम है विशंभर। जिन व्यक्ति का नाम है विशंभर और ये विशंभर फटिक से उसी के घर का रास्ता पूछते हैं। क्योंकि फटिक ने उन्हें कभी देखा नहीं था इसलिए फटिक उन्हें पहचान नहीं पाता और अपनी आदत के अनुसार, आदत से मजबूर होकर फटिक ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को घर का सही पता नहीं बताया और उनको दूसरी तरफ भेज दिया। लेकिन किसी तरह जब उन बुजुर्ग व्यक्ति ने दूसरे लोगों से पूछकर फटिक के घर का सही पता लगाया और वो फटिक के घर पर आए, उसी वक्त फटिक के घर पहुंचा और फटिक की मां ने फटिक को बहुत ज्यादा धिक्कारा, बुरा भला कहा। शी कॉल्ड फटिक, लेकिन फटिक हर बार की तरह बहाने बनाता रहा। उसी समय क्या होता है, विशंभर फटिक के घर पर पहुंच जाते हैं एंड विशंभर वॉज हिज मैटरनल अंकल। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने फटिक से उसके घर का पता पूछा था, दरअसल वो उसके मामा जी थे, लेकिन फटिक उन्हें नहीं पहचानता था। वो कोलकाता से आए थे क्योंकि जब फटिक की मां ने देखा कि फटिक में अब कोई भी सुधार नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया ताकि वो फटिक को समझाएं या उसे अपने साथ ले जाएं। इसलिए फटिक के मामा जी आए थे। जैसे ही फटिक को ये पता चलता है कि नाउ ही इज अबाउट टू गोइंग अ न्यू प्लेस, हियरिंग दिस फटिक बिकेम वेरी हैप्पी। जैसे ही फटिक को पता चलता है कि अब वो किसी नए स्थान पर जाने वाला है, यह सुनकर वो बहुत खुश होता है और उसे पता चलता है कि उसके मामा जी उसे लेने ही आए। अब तो फटिक सोचने लगता है कि जब वो अपने मामा जी के घर पर पहुंचेगा बहुत खुश होगा, बहुत आराम से रहेगा। लेकिन फटिक की खुशियां कुछ समय के लिए ही होती है। जब फटिक के मामा जी फटिक को लेकर अपने घर कोलकाता पहुंचते हैं तो फटिक की जो मामी जी थी, she did not like him, so she did not welcomed फटिक। वो फटिक को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो फटिक का स्वागत भी नहीं करती। फटिक के घर में जब फटिक पहुंचा तो उसने
देखा कि उनके मामा जी के घर में पहले से ही उसके और भी भाई बहन हैं और उसकी मामी जी ने सोचा कि यह उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होगा, इसलिए उन्होंने फटिक का स्वागत नहीं किया। लेकिन जब उनके मामा जी ने उन्हें बताया तो वो शांत हो गए। फटिक का एडमिशन वहां पर एक अच्छे स्कूल में करा दिया जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आने के बाद फटिक की परेशानियां बढ़ने लगती है। जैसा कि फटिक ने सोचा था ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आके उसकी सारी खुशियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि फटिक की मामी वैसे भी उसे पसंद नहीं करती और जब फटिक स्कूल से वापस आता है तो हमेशा की तरह कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाता है। इस बात को जानकर उसकी मामी जी उससे बहुत बुरा भला कहते हैं। एक बार अचानक से फटिक की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली जाती है। अब फटिक सोचता है काश मैं अपने घर पहुंच पाता, काश मैं अपनी मां के पास पहुंच पाता, क्योंकि बच्चों अपने माँ बाप से ज्यादा हमारा भला चाहने वाला और कोई नहीं हो सकता। बेशक वो हमें बुरा भला कहते हैं, कभी कभी पिटाई भी लगा देते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी भलाई ही होती है। अब फटिक सोचता है कि काश वो अपनी माँ के पास होता, लेकिन वो इतना बीमार था कि जा नहीं सकता था। वो अपने मामा जी को बोलता है कि मुझे मेरे घर पर वापस मेरी माँ के पास पहुंचा दो। उसके मामा जी बोलते हैं ठीक है, अब जब जाड़ों की छुट्टियां होंगी तब हम आपको आपके घर पर वापस पहुंचा देंगे। फटिक यह सुनकर बहुत खुश होता है। कुछ समय के लिए उसकी खुशी उसके साथ रहती है, लेकिन कुछ समय बाद खुशी गायब हो जाती है और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। एक दिन अचानक फटिक जब सो रहा होता है और सपना भी देख रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं, तभी फटिक के मामा जी उसे जगाते हैं कि फटिक देखो तुम्हारी मां तुमसे मिलने आई है। तभी फटिक एकदम से चिल्लाता है, क्या सर्दियों की छुट्टियां हो गई, क्या जाड़े आ गए? क्योंकि फटिक के मामा जी ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे घर पे सर्दियों की छुट्टियों में भेजा जाएगा। लेकिन बच्चों अभी तो सर्दियां नहीं थी, लेकिन फटिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उसके मामा जी ने उसकी मां को वापस बुला लिया था। और जब फटिक की मां फटिक की इतनी बुरी हालत देखती है तो वो भी दुखी हो जाती है, रोने लगती है, फटिक के सिर को अपनी गोद में रख लेती है। और तब फटिक को वास्तव में एहसास होता है कि अपना घर ही सबसे प्यारा होता है। चाहे अपने घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अपना घर ही सबसे अच्छा होता है। कुछ समय बाद फटिक अपनी मां के साथ वापस अपने घर आ जाता है। तो इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने द होम कमिंग की स्टोरी को बड़ी ही अच्छी तरीके से